ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे की बात और समाज का सच और उसमें जंजी के प्रोटेस्ट का छौंका। गालियां, अपशब्द, दुख पहुंचाने वाले शब्द अचानक से फिर चर्चा में हैं और एक पुराना संवरण कि नई पीढ़ी की भाषा को, जबान को, तरीके को, तमीज को क्या हो गया है, ये फिर से शुरू हो गया है। तो गालियों का संसार है क्या? गालियों को अपन देखें कैसे, समझें कैसे? इसलिए बाबा मंडल के इस एपिसोड में बात गाली पर। तो सबसे पहले बात यही आती है कि गाली है क्या? गाली शुद्ध रूप से किसी एक परिस्थिति में जो वस्तुतः नकारात्मक होगी, उसमें किसी एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। वो प्रतिक्रिया क्षोभ में हो सकती है, भय में हो सकती है, क्रोध में हो सकती है, वो प्रतिक्रिया प्रतिस्पर्धा में हो सकती है, दंभ में हो सकती है, अहंकार में हो सकती है, वो दुख में हो सकती है, वो इन सारी चीजों के अलावा स्वभावतः हो सकती है और वो शब्दों में होगी। गाली का कोई आकार नहीं है, शब्द हैं गाली। शब्दों का अपना कोई स्वतंत्र मायने तब तक नहीं होता जब तक कि उनका संदर्भ स्पष्ट नहीं हो। गालियां हमेशा इन संदर्भों के साथ में आती हैं जो अभी बताए। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे शब्द जो सामने वाले को या सामने की परिस्थिति को, उसके मान को, उसके उसकी अवस्था को और उसकी गति को, इन तीनों को प्रभावित करते हों, दुख पहुंचाते हों, कष्ट पहुंचाते हों, वो शब्द गाली होते हैं। तो ये गाली मूल रूप से अभिव्यक्ति है, कम्युनिकेशन का एक नकारात्मक लेकिन सुपर एनर्जेटिक फॉर्म है। इसमें ऊर्जा बहुत होती है क्योंकि गाली हमेशा ऊर्जा में निकलती है। तो गाली हमारी ग्रंथियों से प्रतिक्रिया के रूप में निकलने वाले ऐसे शब्द हैं जो उसी ग्रंथि से निकलते हैं जहां से प्रशंसा निकलती है, जहां से खुशी निकलती है, जहां से प्रेजिंग्स निकलती हैं। और मानव सभ्यता में गालियों का इतिहास जानवरों का तो पता नहीं है, क्योंकि आज तक ये डिकोड नहीं हो पाया है कि जानवर बातचीत करते हुए आपस में बात कह क्या रहे होते हैं। कुछ संकेतों को समझने की कोशिश वैज्ञानिकों ने की है, बहुत जानकारी है नहीं। आज तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि कोई कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को गाली दे रहा हो कि आदमी के बच्चे देख लूंगा तुझे, तो वो वाली स्थिति अभी तक आई नहीं है। या किसी और जीव ने, किसी कौवे ने, किसी गधे ने कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो। आप कहेंगे कि आप भी उन्हीं शब्दों पे आ गए हैं जो गालियों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उन प्रतीकों को आप अपने यहाँ गाली मानते हैं। तो मैं उनके यहाँ पे गालियाँ क्या होगी इसकी कल्पना करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल 4000 साल पुराना इतिहास जहाँ पे प्रमाण उपलब्ध है कि रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में अब शब्दों का वजूद रहा है। ऐसे ही प्रयोग आपको मिडिवल पीरियड में और उसके ठीक पहले जो ये एंग्लो सेक्सन्स का जो डिवीज़न है और फ्रेंच और इंग्लिश, इन दोनों भाषाओं का जो समाज है, उसमें आपको मिल जाएंगे। अफ्रीका यहाँ पे सबसे पुरानी भाषा और सबसे पुराना मनुष्य रहा, वहाँ पे भी समाज में गालियों का अस्तित्व भाषाओं के अस्तित्व के समय से है। गालियों का अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना भाषा का अस्तित्व है। भाषा को अपने परिमार्जित और मानक रूप में आने में समय लगता है, लेकिन गालियां उस समाज में भाषा से पहले बन चुकी होती हैं, प्रयोग में आ चुकी होती हैं, इस्तेमाल हो रही होती हैं। मानकीकरण करने वाले लोग प्रयासपूर्वक गालियों को मानकीकृत भाषा से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मानकीकृत भाषा हमेशा अपने आप को सभ्य दिखाने की कोशिश करती है, सभ्य बनी रहनी चाहती है। और वो इसलिए बना रहना चाहती है क्योंकि वो एक समाज में बरती जानी है, शासन में बरती जानी है और एक संस्कृति को उसे रिप्रेजेंट करना है, उसका प्रतिनिधित्व करना है। तो भाषा
के बनने के क्रम से पहले भी गालियां पैदा हो जाती हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि ये गाली सीख रहा है या ये गाली बकता है, ये बात जब हम कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये पहला नहीं है और ये अकेला नहीं है। तो आप देखें कि कितना पुराना इतिहास। महाभारत में देवात्मज और मनुष्याणाम, दुर्योधन का ये उद्बोधन पांडवों के लिए कृष्ण के सामने है। ये बड़ा संस्कृत में है तो आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कोई सूत्र बता रहे हैं, लेकिन ये तंज है और लगभग गाली है कि ये जो मनुष्य तुम्हारे 5 हैं, जो दरअसल अलग अलग देवताओं की संतानें हैं, यानी एक बाप की औलाद नहीं हो तुम लोग, ये दुर्योधन कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में, इस शब्द में। तो वहां पे ये संदर्भ है। तमाम सारे गीतों में, तमाम सारे साहित्य में, मध्यकालीन साहित्य में आपको तमाम गालियों के संदर्भ मिल जाएंगे। कई ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिसमें आपको गालियां मिल जाएंगी। सामाजिक व्यवहार में बहुत सारे शब्द गालियों के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं। भाषाओं में, संस्कृत में सब कुछ सुन के बहुत मीठा और अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गालियों के रूप में प्रयुक्त होते रहे और अपभ्रंशित होकर या भाषा के साथ साथ जैसे जैसे हिंदी का समाज बना वैसे वैसे हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए। इसलिए जब आप किसी को खरह कहते हैं, जब आप किसी को स्वानह कहेंगे तो शायद उसको समझने में समय लगे, लेकिन किसी को आप कुत्ता बिल्ली करने लग जाएंगे तो तुरंत समझ जाएगा कि गाली दे रहे हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि संस्कृत की गाली गाली नहीं है और हिंदी की गाली गाली है। संस्कृत क्योंकि व्यवहार में नहीं है, समझ में नहीं है, इसलिए संस्कृत में दी गई गाली लोगों को समझ में नहीं आएगी। ऐसा ही तमाम भाषाओं के लिए। फर्ज कीजिए कि मैं आपको ग्रीक में गाली दे दूं या स्पेनिश में देने लग जाऊं, मैं पूता, पिदारस, सूका, इस तरह के शब्द, रशियन के और तमाम अन्य भाषाओं के शब्द इस्तेमाल शुरू कर दूं, तो एक आध लोग जिन्होंने ये अपना नार्कोस वगैरह देखा है वो शायद कुछ कुछ समझ जाएंगे कि यार ये तो पाब्लो एस्कोबार भी गाली बका करता था। तो ये पक्का गाली होगी ये जो कह रहे हैं। लेकिन जब तक आपको भाषा नहीं पता है तब तक आपको गाली भी नहीं पता होगी और तब तक आपको प्रशंसा भी नहीं पता होगी। खास करके अगर आप केवल सुन रहे हों, भाव नहीं देख रहे हों तो गाली अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति हमेशा एक भाव के साथ आती है। एक ऐसी भाषा में जिसे हम नहीं जानते हैं उसमें दी गई गाली भी आप समझ सकते हैं किसी की मुखाकृतियों को, उसके भाव भंगिमाओं के बदलते रहने को देख करके। ठीक वैसे ही जैसे प्रशंसा को, क्षमा को, दया को, करुणा को, भय को आप समझते हैं। भय के लिए, अपशब्दों के लिए, खुशी के लिए, दया के लिए और संतृप्ति के लिए, इन तमाम सारे भावों के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ये भी अभिव्यक्ति है, लेकिन इन्हीं अभिव्यक्तियों को जब नाम मिलते हैं, जब शब्द मिलते हैं और वो नकारात्मक होते हैं तो वो गाली बनते हैं। तो ये तो गाली की अपनी प्रदक्षिणा हो गई जहां से हम गाली को देखना शुरू करते हैं। कौन गाली देते हैं और किसको देते हैं, क्यों देते हैं, कब देते हैं? जब आहत होते हैं, जब सामने होते हैं, जब स्मृति में होते हैं या जब चर्चा में होते हैं तब गालियां निकलती हैं। कौन लोग देते हैं? जो असहमत होते हैं। गाली की सबसे शुरुआती बात है असहमति। असहमति के साथ में एक वरक अपमान का या एक वरक दंभ और श्रेष्ठत्व का या एक वरक असहमति के प्रति असहिष्णु होने का, ऐसे तमाम सारी लेयर्स से बनते बनते आदमी गाली की नौबत तक आता है। हिंसा में गाली सबसे कम भौतिक हानि पहुंचाने वाली चीज है। आप किसी को डंडा मारें और गाली दें तो डंडे की चोट ज्यादा है। आप किसी के साथ में किसी और अस्त्र का प्रयोग करें, किसी के साथ हाथापाई ही नहीं, आप आयुध का प्रयोग करने लग जाएं, किसी के ऊपर कोई सामान गिरा दें, फेंक के पत्थर मार दें, डंडा चला दें, वो कौन सी आजकल वो गोली बहुत जंतर मंतर पे चर्चा में है, उससे गोली चला दें, आंसू गैस मार दें, इन तमाम सारे आघातों से छोटा आघात गाली है। क्योंकि
गाली केवल शब्द है और उसकी जो मंशा है गाली देने वाले की, और इसलिए कौन गाली देता है ये समझ में आएगा आपको। उसकी मंशा आपको आहत करने की है और ये स्थापित करने की है कि वो इस बात, इस स्थिति, इस घटना या इस तरह की गति से पूरी तरह से असहमत है। तो सबसे पहले वो गाली बकेगा। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गाली बकते हैं और एक वो जो गाली नहीं बकते हैं। लेकिन दरअसल जो गाली नहीं बकते हैं वो गाली मन में बकते हैं। गाली का जिह्वा से बड़ा तगड़ा ताल्लुक है। जबान पे ना आए तो आदमी सभ्य है और जबान पे आ जाए तो आदमी असभ्य है, वरना गाली सबके अंतर मन में, सबकी अंतर चेतना में रहती है। ठीक वैसे ही जैसे भूख रहती है, जैसे प्रेम रहता है, जैसे क्रोध और अनुराग रहता है, जैसे सहवास और विरह रहता है, ठीक वैसे ही तमाम इंद्रिय चीज़ों की तरह ही क्रोध, ग्लानि, ईर्ष्या, इन सब से ओतप्रोत होकर के गाली भी हर व्यक्ति के मन में है। और हर व्यक्ति गाली का प्रयोग कभी ना कभी जीवन में दूसरे लोगों के प्रति कर रहा होता है, कभी बोल के और कभी बिना बोले। इसलिए दुनिया में गाली से मुक्त कोई व्यक्ति नहीं है, गाली सबके पास है। दी किसने है ये अलग अलग सवाल है। अब आप कह सकते हैं कि डंडा भी तो सबके पास है, लेकिन मारा जिसने उसके ऊपर मुकदमा होगा। बिल्कुल वैसी ही बात है, आप एकदम ठीक समझ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि गाली के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, कौन गाली देता है। गाली वो व्यक्ति दे रहा होता है जिसके पास या तो उसे लगता है कि इस घटना में इससे अधिक हिंसा की आवश्यकता नहीं है, या फिर गाली वो व्यक्ति दे रहा होता है जिसे लगता है कि गाली से ज्यादा मैं कुछ दे भी नहीं सकता हूं। तो दोनों ही अवस्था है। एक जगह गाली लाचारगी भी है और एक जगह पे गाली आपकी पहली प्रतिक्रिया है। आपको लगता है कि बस गाली भर से काम चल जाएगा, कुछ कहा और आगे बढ़ गए। जैसे अमूमन साइकिल चलाते हुए बगल से किसी का खूंटा लगा, किसी की गाड़ी जरा से टच हो गई, एक ऑटो वाला आपकी बाइक के सामने से कट मार के चला गया, या एक बाइक वाला आपकी कार के सामने से कट मार के चला गया। आप चेस गेम में नहीं पहुंचते, यहाँ पर रोड रेस तक जाते नहीं हैं। आप कई बार बंद शीशे के अंदर से और कई बार शीशा उतार के उसको गाली दे देते हैं, कुछ कहते हैं। कई बार शीशे के अंदर से गाली देते हैं, फिर वो गाड़ी रोकता है, कहता है कि गाली कैसे दिया। तो आपने कहा कि गाली नहीं दिया मैंने, मैं कह रहा था कि देख के चलाया करो। तो इस तरह की भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज्यादा में इसमें इंगेज करना नहीं है, इसकी लिमिट जो है वो यही है। लेकिन बात केवल यहीं तक नहीं है। किसी भी समाज में जो गालियां हैं उनकी एक अपनी सभ्यता है, उनका एक अपना सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, और गालियां उसी पृष्ठभूमि में उपजती हैं। तो जो जीव आपके यहां पे हैं, जो जातियां आपके यहां पे हैं, जिस तरह के भेद आपके यहां पे हैं, आपके समाज की गाली वैसी गालियां होंगी। दूसरे समाज में अगर इस तरह के एलिमेंट्स मिसिंग होंगे तो, और दूसरे एलिमेंट्स होंगे तो उनके यहां की गालियां बिल्कुल दूसरे किस्म की होंगी। एक समाज में किसी एक जीव को लेकर के पूजा होती है तो वहां पे बहुत आसानी से आप उसको गाली से बाहर करके और बाकी चीजों को गाली बना सकते हैं। लेकिन एक दूसरा समाज है जो उसी को सबसे बुरी गाली के तौर पर देखता है। तो गाली का अपना एक सांस्कृतिक संसार है, उसकी एक अपनी एंथ्रोपोलॉजी है, उसके विकास का अपना एक अलग क्रम है। इसलिए जैसे भाषा हमारे अलग अलग समाज में अलग अलग बिंबों के साथ बनती है, जैसे कविताएं और गद्य अपने अपने समय की रियलिटीज के हिसाब से और अपनी सांस्कृतिक पहचान के हिसाब से पनपते हैं, लिखे जाते हैं, वैसे ही गालियां भी अपनी सांस्कृतिक परिधि में पैदा होती हैं। इसलिए किसी यूरोपीय देश में या किसी अफ्रीकी देश में या किसी लैटिन अमेरिकी देश में दी जाने वाली गालियां, कुछ गालियां कॉमन हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य की कुछ गालियां ऐसी हैं जो मनुष्य बाकी जीवों की तुलना में हर जगह पे एक जैसा देखता है। और गालियों में करता क्या है? गालियों में वो हमेशा ऐसी छवियों को उठाता है जो विकृत हैं। तो जब भी आप गाली को विकृत पाएंगे तो गाली की विकृति से आप उस व्यक्ति के क्षोभ का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैंने किसी को किसी एक छोटे जीव से तुलना करके गाली दे दी तो इसका मतलब है कि मैं
आहत हूं, लेकिन इतना आहत हूं। लेकिन मैं अगर उसके रिश्तेदारों पे, परिवार पे, खानदान पे, इन सब पे गया तो माना जाएगा कि ये इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है और सामने वाला उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। गाली वही लोग देते हैं जिनके पास आहत होने की एक वजह है, और आहत होने की वजह हमेशा अलग अलग पैमाने की होती है। कभी हम किसी बात से कम आहत हैं और कभी किसी बात से ज्यादा आहत हैं। तो क्या गाली हमेशा दुख में दी जाती है या तकलीफ में दी जाती है, कष्ट में दी जाती है? ऐसा भी नहीं है। गाली कई बार सहज भाव से दी जाती है, कई बार समाज की जो औपचारिकता है, क्योंकि हमने जैसे कहा ना कि भाषा सभ्य लोगों के लिए बनाई गई एक चीज है और बोलियां उसके इर्द गिर्द, बोलियों से भाषा बनती है और बोलियां समाज में साथ के साथ चलती रहती हैं। इसलिए आम व्यवहार की भाषा और मानकीकृत भाषा, इन दोनों के पास जब आप शब्दों की गणना करेंगे तो मानकीकृत भाषा के पास हमेशा शब्द, वाक्य, बिंब कम होंगे और व्यवहार की भाषा के पास शब्द, वाक्य, बिंब अधिक होंगे, क्योंकि उसमें गालियां भी हैं, उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको कहा बताया नहीं जा सकता है। तो केवल दुख के शब्द गाली नहीं है, केवल पीड़ा और क्रोध के शब्द गाली नहीं है। गाली वहां भी है जहां पे आप एक औपचारिकता को, एक सभ्य औपचारिकता को तोड़ करके और सहज होना चाहते हैं किसी के साथ, इसलिए मित्रों में प्रायः संवाद में गाली का इस्तेमाल होता है। तो आप एक ही शब्द पकड़ लीजिए जो आपको प्रिय हो गालियों में, और उसी के इर्द गिर्द आप देखिए, अरे कहां थे बे, अब इनके आगे आप लगाते चलिए, वो आया नहीं, उसके आगे लगा लीजिए। उसके साथ बहुत बुरा हुआ यार, क्या। कई बार तो आप जैसे वो पैराग्लाइडिंग एक सज्जन कर रहे थे, अब वो पैराग्लाइडिंग करते हुए पहाड़ से कूद गए, अरे वो स्वयं को गाली दे रहे थे। और मध्य प्रदेश में मैंने कई लोगों को देखा है स्वयं को, नीमच हिमच की बेल्ट में आप घूम के देखिए, लोग बहुत गर्व से स्वयं को गाली, बहुत सहज होकर स्वयं को गाली दे रहे होते हैं कि मैं फलाना हूं यार, मैं इसमें ये करने यहां पे आ गया। तो वो बहुत उसको लेके बहुत सहज रहते हैं। कई लोगों के लिए गाली तकिया कलाम होती है और वो उसको तकिया कलाम के तौर पे यूज करते हैं। तो ये जो इसके सामाजिक सहजता है, जो सामाजिक स्वीकारोक्ति है, उसका अपना एक संसार है जिसको मानकीकृत भाषाएं कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी और कभी भी अपना हिस्सा नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो सभ्यों के लिए बनी रहना चाहती हैं, वो समाज को सभ्य रखना चाहती हैं। लेकिन समाज को सभ्य रखना मनुष्य की एक प्रवृत्ति है जो उसने सामाजिक रूप से अर्जित की है, गढ़ी है, टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। लेकिन यह मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था नहीं है। प्राकृतिक अवस्थाओं में मनुष्य के पास वो सारे खटकर्म हैं, वो सारी चीजें हैं जिनको उसने निषेध कर रखा है इस सभ्य समाज में। इसलिए लोग सब कुछ सोच रहे होते हैं, सब कुछ कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जहां जिसको जैसी सहूलियत मिलती है उसके हिसाब से। कई बार धारणाएं ऐसी भी बनती हैं जहां पे हम स्पष्ट होते हैं कि यार हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं कहना है, हमें यहां पे नहीं जाना है, हमें इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना है। ये हमारा अपना स्वयं अर्जित अनुशासन है, लेकिन वो व्यक्तिगत अनुशासन की चीज है। इसका ये मतलब नहीं कि समाज में वो चीज खत्म हो जाएगी या उस समाज में वो चीज रहेगी नहीं। जैसे हिंसा को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है, और हिंसा के लिए जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पैमाने बताए जाते हैं कि आप ये ठीक कर दें, ये ठीक कर दें, ये ठीक कर दें, ये ठीक कर दें तो हिंसा खत्म हो जाएगी, फिर भी हिंसा होगी, क्योंकि हिंसा एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। वो दिमाग में एक ग्रंथि के रूप में बैठी हुई है, और इसी तरह से गालियां हैं, तो गालियां भी कभी खत्म नहीं हो जाएंगी। सांस्कृतिक रूप से गालियां एग्जिस्ट करती हैं, कितनी गाली गाई जाती हैं। अब गाली क्यों गाई जाती हैं? द्वार चार हो गया, वहां पे चावल, सिक्का, मखाना छींटना शुरू, और ऊपर से छज्जों पे बैठ के महिलाएं जो है लगातार गाली गा रही होती हैं। जीजा, फूफा, मामा, चाचा, ताऊ, समधी, कोई छोड़ा नहीं जाता है। दूल्हे का बड़ा भाई, दूल्हे की बहन, किसी को बख्शा नहीं जाता है। सबके लिए कुछ ना कुछ गीत के रूप में निकल करके आ रहा होता है। एक आए हुए पूरे के पूरे परिवार, खानदान, कुनबे के साथ में
ऐसी गेय हिंसा करके एक सहजता, एक पूरा परिवार खानदान अर्जित करने का प्रयास करता है, जो विवाह की औपचारिकताओं में बहुत सजा मजा, अपने को बहुत ठहरा हुआ, सभ्य, शरीफ, सुसंस्कृत दिखाने का प्रयास कर रहा है। नाचने वाले लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी लोग सूट वूट पहन के एकदम लगता है कि हाँ, इनसे मिलिए, ये हेड मास्टर हैं और ये पीसीएस हैं, अभी 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। तो इस तरह से परिचय हो रहे होते हैं, इस तरह से बातें हो रहे होते हैं। ये वहाँ गुजरात में साइंटिस्ट थे, ये मुंबई में साहब वहाँ पे थे, ये उसमें एयरफोर्स में थे, ये फलाने जो हैं डॉक्टर हैं। तो इस तरह से सबका परिचय हो रहा, तो सारे लोग अच्छी बात कर रहे होते हैं। कोई नहीं बताता कि भाई साहब ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्होंने हमारा 12 बीघा हथियार रखा है। ये जो हमारे जीजा हैं, हम लोग इनको दहेज दे के अपनी बहन दिए थे और वो अभी तक हम लोग का खून चूस रहे हैं। ये हमारे फूफा हैं जो अपने भाइयों की भी ज़मीन हड़प के बैठे हैं और अब हमारी बुआ को भड़का रहे हैं कि वहाँ से भी तुम पैसा सामान माल लेके आओ। तो इस तरह का सभ्य परिचय होते हैं शादियों में। इस पूरी सभ्यता के ढोंग में जहाँ पे खाना सभ्य है, सजावट सभ्य है, वस्त्र सभ्य है, बातचीत सभ्य है, प्रस्तुति और प्रदर्शन सभ्य है, उस सारी सभ्यता के बीच में सहजता कैसे आए, वो काम गारी करती है। और इसमें मजे भी हैं, इसमें मौज है, उसमें चुहल है, मजाक है। तो उसके अपने रस हैं, उसके अपने लाभ हैं, उसके अपने आनंद हैं। सबको पता है कि समधी ने एकदम नए सफेद कपड़े से, सूती से ये कुर्ता सिलवाया है और आज पहली बार पहना है। फिर भी हल्दी में साने हुए 2 हाथ आ करके पीठ पे छोप दिए जाते हैं, छापा लगा दिया जाता है। और समधी उतनी सहजता से मटका सिल्क की, खादी की जैकेट और सफेद कुर्ते पे वो छोपा लगवा लेते हैं। आप किसी और सामान्य दिनों में करके दिखाएं। गारियां भी उसी सहजता से जाती हैं। भोजपुरी में, अवधी में, ब्रज में, तमाम अन्य भाषाओं में। कुछ दक्षिण भारतीय मित्रों से बात उनका कि हाँ, वहां पे भी तंज में गालियां चलती हैं। तो गालियों का इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से संस्कारों में, इन सब जगहों पे भी देखने को मिलता है। वो भी एक संसार है गालियों का। इसके अलावा एक स्वभावगत स्थिति है। गाली हमारी चेतना में आती कहां से है? व्यक्ति जब पालने से बड़ा होना शुरू करता है तो उसके सामने पहली शिक्षा में खाने के अलावा दूसरी चीज जो होती है वो भाषा होती है। और उस भाषा व्यवहार को 1-2 साल का होते होते वो बच्चा 2 रूपों में देखता है। एक वो जो परिवार की अपनी सहज अवस्था है और एक वो जिसमें पूरा का पूरा परिवार समाज से बात कर रहा होता है। और समाज से बात करने वाला परिवार जिस तरह की चीजों में बात कर रहा होता है, उस तरह की भाषा, उस तरह के शब्द वो बच्चा सीखता चलता है। इसलिए कई परिवारों में गाली बहुत बाद में बच्चों के पास पहुंच रही है, क्योंकि अब उस तरह का समाज तमाम सारे जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं और अर्बन परिवार हैं उनमें नहीं है। तो वहां पे थोड़ा देर से आती है, 5वें, 4थे, 6ठे दर्जे के टाइम में। और वो आती कहाँ से है? तो स्कूल कॉलेज से आती है, साथ के मित्रों से आती है। बस का ड्राइवर किसी को गाली दे रहा होता है, आपका टैक्सी वाला किसी को गाली दे रहा होता है, आप कहीं बाहर माता पिता के साथ गए होते हैं, वहाँ कोई किसी को गाली दे रहा होता है। तो वहाँ पे सीखते हैं। हिंदी भाषी और जो हमारा सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है उसमें घर से गाली सीखना शुरू हो जाता है। तो सामने गाली देने पे डांटने वाला व्यक्ति दरवाजे पे खड़े होकर के किसी को गाली दे रहा होता है और अंदर लोगों से कहता है कि नहीं, गाली नहीं सीखना है, गाली नहीं, गंदी बात। और गंदी बात कहने वाला व्यक्ति दरवाजे पे खड़े होकर के किसी को गरिया रहा होता है, नाप रहा होता है। तो बच्चे यहां से सीखते हैं, नए शब्द कौतूहल लाते हैं। और कौतूहल इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि गालियां सामान्य स्थिति में दी नहीं जाती हैं, बहुत ऊर्जा के साथ दी जाती हैं, बहुत हाई टाइम में दी जाती हैं और रिएक्शन के तौर पर दी जा रही होती हैं। तो वहां पे आकर्षण और ग्रास्पिंग दोनों अधिक होती है। तो गालियों का ये एक पूरा मनोविज्ञान है। तीसरी चीज जो है गालियों के संदर्भ में, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, कि हम किसी भी समाज में गाली के मनोविज्ञान को किस रूप में देखें। क्या गाली देना गलत है? क्या गाली देना सही है? मुझे लगता है ये दोनों ही चीजें कहीं नहीं जा सकती। गाली देना एक सेफ्टी वॉल्व की तरह हमारे अंदर का एंगर मैनेजमेंट करता है।
हमारे रिएक्शन को मैनेज करता है। यह हमारा चयन है कि उस एंगर मैनेजमेंट के सेफ्टी वॉल्व से जो विसल निकलेगी उसके शब्द कौन से होंगे। अमूमन यह देखने में आया है कि जो लोग गालियां बकते हैं उन्होंने गालियों की एक परिधि बनाई है। सबसे ज्यादा गालियां स्त्रियोचित होती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा हमने पुरुषों को गालियां देते हुए सुना है, और वो स्त्री जो परिवार में किसी ना किसी संबंध में आपके है उसको लेकर के वो गाली दी जा रही होती है। लेकिन केवल स्त्री तक गाली सीमित नहीं है, वो पशुओं तक है। तो तमाम पशुवत चीजों पर या पशुओं जैसी के नाम के अनुरूप उसको दिया जा रहा होगा। सेक्सुअलिटी एक बहुत जरूरी एलिमेंट है, उसको लेकर के क्योंकि हमने सेक्सुअलिटी को का जो टैबू है उसको उस तरह से बनाया है कि हमने उसको एक इज्जत का सवाल बना के रखा है, और उस इज्जत के सवाल के इर्द गिर्द जब हमको लगता है कि हमें बेइज्जत करना है तो हम फिर उसी समाज की गड़ी हुई इज्जत पे सबसे पहले हमला करते हैं। तो हम जो उसकी सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल बिहेवियर है, उस तरह की बातें लेके आते हैं। नस्ल को लेकर के बातें होती हैं, तो नस्ली भेद में लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। इसी भारतीय समाज में एक गोरा व्यक्ति एक सांवले या कमतर गोरे व्यक्ति या थोड़े से ज़्यादा श्याम वाले व्यक्ति के प्रति एकदम अलग तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उसके रंग के आधार पर कर सकता है। जातियां इस समाज में आप माने ना माने, चाहे ना चाहे, स्वीकारें ना स्वीकारें, जातियां गाली बन के रही हैं। संविधान नहीं मिलता और कानून नहीं बनते तो बहुत सारी जातियां आज भी गाली के तौर पे बातचीत में इस्तेमाल की जा रही होती हैं, अभी भी की जा रही होती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं की जा रही होती। जहां रिकॉर्ड पे होता है वहां पे नहीं की जा रही होती। जहां फंस सकते हैं, जहां एफआईआर हो सकती है, जहां पे हरिजन एक्ट लग सकता है, वहां पे नहीं की जा रही होती है। खत्म नहीं हुई लेकिन खासी कम हुई है। तो कानून का एक ही प्रभाव हुआ। तो जातियों को लेकर के गालियां, अपंगता, शरीर की जो स्थिति है, नेत्रेण काणः पादेन खंजः, तो अपंगता जो है आपकी असमर्थता या आपका किसी एक संदर्भ में किसी एक तरीके से सीमित होना या वैसा नहीं होना जैसा कि सामान्य रूप से समाज होता है, तो वो भी गाली का एक संदर्भ है, वो भी गाली में प्रयोग होता है। केवल इतना ही नहीं है, गालियों में आप कई बार रचनात्मक होकर के ऐसी हिंसक अवस्थाओं का भी आवाहन कर डालते हैं इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द, जो आपके क्रिएटिव कॉन्शियस में एक क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन के साथ में अभिव्यक्त कर रहा होता है अपनी प्रतिक्रिया को, और एकदम रचनात्मक अपराधी की तरह आप गालियों को नया आयाम, नया व्योम दे रहे होते हैं। तो आप कई जघन्य गालियां पाएंगे जो बहुत कुरूप है, और पहले कई बार आप पाएंगे कि आपने इसके पहले तो ये गाली नहीं सुनी थी यार, ये तो अलग लेवल है, इसका तो अलग ही टोन है। तो गालियों का ये भी एक पूरा का पूरा संसार है। और इसलिए जब हम समाज में कहते हैं कि गाली जो दे रहा है और जो गाली सुन रहा है, इनके बीच का मनोविज्ञान क्या है, तो उस मनोविज्ञान के दोनों पक्ष हैं। एक मनोविज्ञान का पक्ष है जहां पे कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अब और सहन नहीं कर सकता है, और उसका क्रोध अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, और इसलिए वो उसको शब्द दे रहा है। लेकिन वहीं पे एक समाज ऐसा है जो अपने अहंकार से, अपने दंभ से, अपनी ईर्ष्या से, अपनी श्रेष्ठत्व से ग्रस्त है, और इसलिए वो गाली दे रहा है। तो जरूरी नहीं है, या स्वभावतः दे रहा है, क्योंकि उसको पता है या उसने सोचा है या उसने देखा है कि इन परिस्थितियों में इन को गाली दी जा सकती है, तो वो भी हो रहा होता है। तो गाली अच्छी है या बुरी, इसकी तस्दीक कर पाना बहुत मुश्किल है। गाली बुरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गाली नहीं हो तो हमारे अंदर की तमाम सारी कुंठाएं अंदर घुमलती रहेंगी। और एक पूरा का पूरा दार्शनिक पक्ष है जो ये कहता है, मतलब ओशो तो इसकी बड़ी पैरवी करते रहे, कि
जो चीज़ें अंदर भरती जा रही हैं उनको दबाओगे तो वो और बुरी तरीके से आगे चल के फूटेंगी। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि भाई जो खा पी चुके हैं वो लोग भजन के लिए आए, क्योंकि जो भूखा रहेगा वो भजन में नहीं जा पाएगा। तो गालियां वहां पे एक सेफ्टी वॉल्व वाला काम कर रही हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, और पता नहीं किस रूप में वो हिंसा का कौन सा दूसरा रूप लेकर के और सामने आएंगी। तो वो एक चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्रोध की अभिव्यक्ति केवल गालियों के रूप में नहीं हुई है, क्रोध की अभिव्यक्ति नारों के रूप में भी हुई है। तो जब हम राजनीतिक रूप से गाली देने की तैयारी करते हैं किसी को, तो हम उसे नारों में तब्दील कर देते हैं। इसलिए आप कई ऐसे नारे पाएंगे जो आपको बड़े क्रिएटिव भी लगेंगे और बहुत अटैकिंग भी लगेंगे। तमाम आंदोलनों के और हर तरह के आंदोलन में आप इस तरह के नारे पाएंगे। वो ये आज का आंदोलन हो, कल का आंदोलन हो नहीं हो, पार्लियामेंट की सदन के बाहर खड़े हुए लोग हों या एकदम सुदूर गांवों में बैठ करके और राजनीतिक सभाएं कर रहे लोग हों, सामाजिक सभाएं कर रहे लोग हों, लेकिन गालियां वहां पे हैं और वो नारे का रूप लेकर के सामने आती है। क्योंकि गालियां जैसे क्रोध का प्रस्फुटन है, वैसे नारे आपके राजनीतिक असहमति और क्रोध का प्रस्फुटन है। तो वहां से एक वो धारा निकलती है। तो राजनीति में गाली नहीं रहती, वो नारों पे बैठ करके व्यंग की, क्रोध की, असहमति की चादर ओढ़ करके सामने आती है और जनमानस उसको लपकता है और बार बार दोहराता है। इसलिए आप कल्पना कीजिए कि राजनीति में अगर नारे नहीं हो तो क्या हो। बिना नारों के रैली निकाल रहा समाज राजनीतिक रूप से असहमत लोगों को बहुत अजीब तरह की गंदी गंदी गालियां बकता नजर आ सकता है। नारों ने गाली से बचाया है राजनीति को, ताकि क्रोध को और विरोध को शब्द मिले, एक क्रम मिले और लोग उसको एक साथ दोहरा सकें। तो नारों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी एक चीज और है जिसके बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन पौराणिक तथ्य बहुत हैं, कथाएं बहुत हैं, दृष्टांत बहुत हैं। शाप, भाई साहब, शाप गाली से भी आगे की चीज है, क्योंकि गाली केवल दुखी करती है। श्राप जो है ना, वो केवल दुखी ही नहीं कर रहा होता है, वो आदमी के ऊपर प्रतिफलित भी हो रहा होता है। धर्म की पूरी दुकान शाप पर आधारित है, वरदान और शाप। मृत्यु और मोक्ष के अलावा जो दो चीजें पूरे के पूरे धर्म के कारोबार में चलती और चलाई जाती हैं किसी भी धर्म में, वो या तो वरदान है या फिर श्राप है। या तो ब्लेसिंग्स होंगी और या फिर आप कर्स्ड होंगे। और जो कर्स है ना, वो केवल सुनते समय बुरा नहीं लगता है, वो जब प्रतिफलित होता है तब भी बुरा लगता है, और बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट देता है। और एक चीज और है, यदि कोई चीज शाप से नहीं हुई है, फिर भी होने वाली नकारात्मक चीजों को हम शाप का प्रतिफल मान लेते हैं। तो ऋषियों ने, तपस्वियों ने गाली नहीं दी, लेकिन शाप दिए, क्रोध उन्होंने भी निकाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कौन सी चीज किस रूप में फूटेगी और वो हिंसा की किस अगली परिधि तक जाएगी, इसकी चिंता करते हुए गालियों को अगर हम देखें तो वो हिंसा की सबसे पहली बोलकर व्यक्त की गई, वर्बली व्यक्त की गई एक असहमति है, एक प्रतिक्रिया है, और वो सबसे सुरक्षित है यदि वो अपनी एक मर्यादा का वलय पार नहीं कर रही है। तो तीसरी और एक आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है कि जब ये अच्छा नहीं है और इतनी बुरी चीज है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जरूरी भी है, तो समाज में फिर गाली से निपटा कैसे जाए और गाली को देखा कैसे जाए। तो आपको गाली से निपटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाली खत्म होगी नहीं। समाज में गाली हमेशा रहेगी। जब तक समाज के पास भाषा रहेगी, भावनाएं रहेंगी, संवेदना रहेगी, तब तक समाज गालियों का प्रयोग करता रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रशंसा का प्रयोग करता है, जैसे खुशी का प्रयोग करता है, जैसे भय का प्रयोग करता है। और इसलिए ज्यादा बेहतर समाज वो नहीं है जहां पे गालियां नहीं दी जा रही हैं।
ज़्यादा बेहतर समाज वो है जहाँ पे गालियों को देखने की हमारी दृष्टि में एक परिपक्वता है, और वो परिपक्वता दो ही तरह की होती है। गाली देने वाले के प्रति और गाली दे रहे समाज के प्रति, गाली दे रहे लोगों के प्रति आप प्रतिक्रिया में कितने हिंसक होते हैं। एक हिंसक समाज गाली देने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं कह सकता है। एक सहनशील समाज गाली देने के प्रति अपनी एक सहनशीलता का परिचय देगा। एक सभ्य समाज वो नहीं है जो गालियां नहीं देता है। एक सभ्य समाज वो समाज है जो गालियों के समाज को, गाली देने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। असली सभ्यता वो है, क्योंकि गालियां कभी खत्म नहीं होंगी। और इसीलिए समाज जब धर्म के प्रति सबसे ज्यादा असहिष्णु रहता है तो गालियां, धर्म की गालियां सबसे बुरी गाली होती हैं। इसलिए व्यक्ति के वचनों पे दी गई गाली आपस में लड़ाई कराती है, लेकिन धर्म को लेकर दी गई गाली दंगे करा देती है, कर्फ्यू लगवा देती है, नरसंहार करा देती है, धारणाओं का निर्माण करती है, राजनीति और सत्ता तक उसकी चोट जाती है, उसकी आंच जाती है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को किसी एक त्योहार में, किसी एक जलसे में, जुलूस में, किसी घटना की वजह से, किसी खेल के बाद कोई एक बात कह देता है जो धार्मिक होती है, और उसको लेकर के युद्ध हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। वहीं पे अगर धर्म कारक नहीं होता, नस्ल होता, तब भी दंगे होते। तो जब भी आप समाज के एक बड़े हिस्से को, बड़ी आइडेंटिटी को गाली में लेके आते हैं तो उसका रिएक्शन बड़ा होता है। तो आप मजे के लिए कह सकते हैं कि भाई अगर गाली देनी है तो गांधीयन वे में आप दें, या आप लखनऊ के अंदाज में दें कि मैं आपके साथ आपके गालों पे ये गुस्ताखी करना चाहता हूं, या मैं आपकी शान में इस तरह की बातें, अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन मैं भाई साहब कर नहीं रहा हूं, आप इसे मेरी शराफत समझें। लेकिन ये गाली का लोड है नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा। तो आदमी गाली देता है, समाज उस गाली पर रिस्पॉन्ड किस तरह से कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एक सभ्य भाषा और एक सभ्य समाज वो नहीं है जिसने गालियों को ढक दिया है, क्योंकि गालियां खत्म नहीं हो सकती। अश्वत्थामा की तरह, वो काकभुसुंडी की तरह हमेशा हैं, चारों तरफ हैं, क्योंकि जब तक भाषा रहेगी तब तक गालियां रहेंगी। देखना यह है कि गालियों के प्रति हमारा समाज कितना सहनशील है। हमने सांस्कृतिक रूप से उन गालियों के लिए और उस तरह के वेंट आउट्स के लिए हमने क्या सिस्टम्स, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। क्या हमने लोगों के पास अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के संकुल छोड़े हैं? क्या वो कोने हैं? क्या वो जगहें हैं? क्या वो गुंजाइश है जहां पे लोग अपनी बातों को व्यक्त कर सकें? परिवार में भी, घर में भी। और ये एक जो बात है ना कि देखिए, गाली पे जब भी चर्चा होती है तो बहुत सहजता से कह दिया जाता है कि भाई सारी गालियों में स्त्री ही निशाना बनती है, और पुरुष जो है वो, ये भी एक जेंडर बायस है, पैट्रियार्की है। ऐसा है नहीं भाई साहब। आप महिलाओं की गालियां सुनिए, और महिलाओं के बीच खासी गाली गलौज होती है। आप तमाम सभ्य परिवारों से, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में टंकी को लेकर, पार्किंग को लेकर के, पंडारा रोड पर रात में डिनर करने के बाद में निकले हुए परिवारों की, सिविल सर्विसेज के जो परिवार हैं, उन घरों की महिलाएं, अधिकारियों के घरों की, वहां से गाली का समाज शुरू होता है। और कुलीन परिवारों में आप चले जाइए, और वहां से आप नीचे उतरते जाइए और आप धारावी तक चले जाइए, आप मेरठ, मुजफ्फरपुर पहुंच जाइए, आप सहारनपुर पहुंच जाइए, आप हिमाचल पहुंच जाइए, आप अवध में घूमिए, भोजपुर में घूमिए, अंगिका के क्षेत्र में जाइए, उड़िया बांग्ला में घूमिए, सुदूर दक्षिण में जाएं, कहीं भी जाएं आप, महिलाओं की अपनी गालियां हैं, महिलाओं के पास अपने बिंब हैं, और वहां पे पुरुष हैं
वहां पे भी चरित्र का सवाल है, वहां महिला पे तो प्रश्न है ही, लेकिन महिला के साथ साथ महिला के जो भी गर्व के नाम प्रतिमान हैं उन सबको भी ध्वस्त करने की तैयारी है, उन सब पे भी हमला है। इसलिए किसी महिला के भाई के बारे में, उसके पिता के बारे में, उसके पति के बारे में, उसके बेटे के बारे में, उसकी जाति के बारे में, उसके खानदान के बारे में, इन तमाम लोगों के बारे में महिलाओं की गालियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं और खूब दी जाती हैं, मुक्त कंठ से दी जाती हैं। तो कोई किसी को पांचाली बना रहा होगा, कोई किसी को कुछ बना रहा होगा, कोई किसी को कुछ बता रहा होगा। महिलाएं महिलाओं को भी कभी चरित्र हनन कर रही होती हैं, लेकिन पुरुषों का भी मान हनन कर रही होती हैं, उनको भी दुष्चरित्र बता रही होती हैं। तो गालियों का एक बिल्कुल ये बात है कि पुरुष ज्यादा गालियां बकते हैं, पुरुष ज्यादा दिखाई देते हैं, पुरुष ज्यादा बोलते हैं। समाज में अभी भी पुरुषों का कब्जा महिलाओं से अधिक है, हर मामले में, हर जगह पे, और वो शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन उसके इतर ये जो इसका ये है कि नहीं केवल पुरुष गाली देते हैं, ये स्थिति नहीं है। तो गालियों का अपना एक संसार है, गालियां कहीं जाएंगी नहीं। नई पीढ़ी हमेशा अपने साथ नए किस्म की गालियां लेके आती है, क्योंकि हर पीढ़ी के साथ में भाषा में एक नया मुलम्मा चढ़ता है, और भाषा का ये नया मुलम्मा आता है सभ्यताओं के विकास के साथ। नई पीढ़ी के पास अपने नए गीत होते हैं, अपना नया फैशन होता है, अपने नए शब्द होते हैं, अपना नया ज्ञान होता है, अपनी नई प्रतिक्रियाएं होती हैं, और इसलिए वो गालियों को लेकर के भी उतने ही रचनाशील होते हैं। तो हर नया समाज कुछ नई गालियां लेके आता है, कुछ नई इमेजरी लेके आता है जो उसके पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। आप किसी पुलिस वाले को हुइयां गुइयां करके ऐसे चढ़ा सकते हैं जो हम लोगों ने अपने बचपन में नहीं सीखा था, नहीं जाना था। जो बोल रहे हैं उनको भी पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, मतलब है भी कि नहीं है, तो वो लेकिन उसका प्रयोग कर रहे हैं, और अब से 20 साल बाद फिर नए शब्द होंगे। तो समाज गाली बकता है, और समाज कलेक्टिव होकर और ज्यादा गालियां बकता है, क्योंकि कलेक्टिव में एक फियरलेसनेस आता है, और जितना फियरलेस आप होते जाएंगे, आप गाली तब तक नहीं देते हैं जब तक फियर हावी रहता है। जैसे जैसे फियर नीचे जाना शुरू होता है या असहनीय होने लगता है, वैसे वैसे आप गालियों की चेष्टा प्रबल करते जाते हैं। तो जब समाज इकट्ठा होता है ना कहीं पे, और उस सब के पास एक जैसा गुस्सा होता है, तो उनके पास फिर एक जैसी और अपने समय की गालियां होती हैं। तो नया समाज होगा, नई पीढ़ी होगी, तो नए तरह की गालियां नए स्वर में और पूरी तैयारी, पूरी ऊर्जा के साथ। मैंने आपको शुरुआत में बताया, गाली का ऊर्जा से बहुत मजबूत संबंध है। इसलिए जो नस्ल सबसे ऊर्जावान होगी, जो पीढ़ी सबसे ऊर्जावान होगी, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ में गाली बक रही होगी। ये हमें देखना है कि हमने गाली देने से पहले और गाली देने के बाद गाली देने वालों के लिए, गालियों के लिए या गाली की वजहों के लिए गुंजाइशें कितनी छोड़ी हैं। बाबा मंडल में आज इतना ही। जय हो।